जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी डायरेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के जीएस पेपर को लेकर। इसके साथ साथ मैं कुछ इंग्लिश या मैथमेटिक्स की भी थोड़ी बहुत आपको स्ट्रेटजी के बारे में बातें करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि क्या कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। सिलेबस को लेके, टाइमलाइन को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, क्या पैमाने रहे यूपीएससी के कट ऑफ्स को लेके, तो ये सारी चीज़ों की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि मेरे 25 आ जाएं, 25 प्लस मेरा पास हो जाए जीएस का पेपर। आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली 70 या 65 स्कोर कर देते हैं। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो 60 स्कोर इंग्लिश में ही नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में 60 के करीब कर पा रहे हैं तो भी आपके लिए जीएस में 30 प्लस लाना अनिवार्य हो जाता है। और आप अगर 70 कर पा रहे हैं तो वहाँ भी आप अगर जीएस में 30 प्लस कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम क्या टारगेट करने वाले हैं, हाउ टू गेट 45 प्लस इन द सीडीएस जीएस पेपर। इसके साथ साथ मैं सीएपीएफ की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा और सीएपीएफ के सेकंड पेपर के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे एजेंडा क्या रहेंगे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, यूपीएससी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिलेबस, टाइमलाइन कि हमें रिवीजन कैसे करना है, किस तरीके से हमें कोर्स को आगे बढ़ाना है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन कोर्स को पढ़िए, ठीक है ना। फर्स्ट चीज़ है यूपीएससी विदाउट हार्डवर्क इज लाइक बर्ड विदाउट विंग्स, कि भाई यूपीएससी हार्डवर्क के बिना ऐसा है जैसे कि पक्षी के पैर पर नहीं। तो इसका आशय निकलता है, इसका मीनिंग ये है कि भाई बर्ड बिना विंग्स के उड़ नहीं सकता, तो यूपीएससी बिना हार्डवर्क के क्रैक नहीं हो सकता। अब चलो, मोस्ट पीपल बोलते हैं कि भाई हमने हार्डवर्क कर लिया, अब क्या करें, हार्डवर्क से भी नहीं निकल रहा, तो वहाँ पे क्या चीज़ रह जाती है आपके साथ, स्मार्ट वर्क। तो जहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे आपका एफिशिएंट वर्क काम करने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हार्ड वर्क नॉट पे बट स्मार्ट वर्क डज। तो यहाँ पे क्या ये लॉजिक बता रहे हैं कि भाई हार्ड वर्क कैसे पे नहीं कर पाता, स्मार्ट वर्क कैसे कर जाता है। तो देखिए, आपने सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ा, आपने रेफरेंस बुक को पकड़ा, लक्ष्मीकांत को पकड़ा, वो भी पढ़ी, लेकिन आप पीवाईक्यू करना भूल गए। आपने यूपीएससी के माइंड को ही नहीं पढ़ा, बिकॉज पीवाईक्यू आर द माइंड ऑफ यूपीएससी। भाई वही तो माइंड है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी चाहता क्या है, व्हाट आर द कोर वैल्यू ऑफ यूपीएससी। तो वो कहाँ से पता चलती है, पीवाईक्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो यहाँ पे मैंने सीडीएस का सिलेबस को डिस्क्राइब किया है और यहाँ पे मैंने सीएपीएफ पेपर 1 को। तो सीडीएस का जैसे आप पैटर्न देख रहे हैं कि इंग्लिश ये है ओनली फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए एंड एयरफोर्स, जहाँ पे इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट आते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अगर जो ओटीए के लिए करते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो उनके लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज आती है, वहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। अगर हम यहीं पर सीएपीएफ की बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग सीडीएस, so along with this they are also inclined toward the CAPF examinations। so इसके लिए वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जो 250 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जबकि यहाँ पे सीडीएस में 120 क्वेश्चन इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, 120 जीके में। तो यहाँ पे जो पर क्वेश्चन होता है वो 0.33 मार्क्स का होता है और डायरेक्ट 0.277 होता है, अगर आप कोई गलत मार्क नहीं करते हो तो। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ सीएपीएफ में, तो जनरल एबिलिटी समझ आता है, जीके की बात कर रहा है, इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी रोल होता है, ज़्यादा नहीं, 15 to 20 क्वेश्चंस। यहाँ पे आप एड ले सकते हो, ठीक है ना, अगर आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छी है तो।
दूसरा पेपर जो 200 मार्क्स का है वो है जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात की जाती है, एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, उसके बाद प्रिसाइज। तो ये बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं इनके सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो CDS बोलता है भाई कि जो CDS का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, तो एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि भाई 10th लेवल की मैट्रिकुलेशन लेवल की आपकी CDS में मैथमेटिक्स दी जाएगी। जबकि पिछले कुछ 1-2 साल से देखा गया है कि इस बार तो बोल रहे हैं कि हार्डेस्ट पेपर था मैथमेटिक्स का। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब चीज़ें वही हैं, अर्थमेटिक वाली चीज़ें हैं, एडवांस वाली चीज़ें हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, आपकी हाइट एंड डिस्टेंस, आपका मेंसुरेशन, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस लेवल पर सेट किया जाता है जो आपका UPSC वाला लेवल है, ताकि आपकी कट ऑफ में भी ज़्यादा इंक्रीज ना दिखे, ठीक है ना। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि UPSC की जो कट ऑफ होती है वो 50% के नीचे ही रहती है, ठीक है ना। 50% या 50% के नीचे रहती है, एक्सेप्शन द केस ऑफ 2021 वेयर इट वाज अराउंड 107। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके चलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ पेपर कैसा रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का ये सिलेबस रहा। इंग्लिश का वो कहते हैं कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, नॉट सो हाई कि हमें कोई PhD वाला चाहिए। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो वो वहाँ पर भी इसी चीज़ को बोलते हैं कि करंट इवेंट से रिलेटेड कुछ मैटर्स जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट वाले, जहाँ हम साइंस की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, तो ये सारी चीज़ों की चर्चा की गई। यानी कि एक प्रॉपर प्रिसाइज दिया नहीं गया है कि भाई एक्चुअली में कौन सा सिलेबस है, वेग टर्म दे रखी हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पर भी CAPF में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है। यहाँ पे थोड़ा और एलेबरेट किया है चीज़ों को कि करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है दोनों ही पेपर में, पेपर 1 इन CAPF और CDS के जनरल नॉलेज के पेपर। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ एंड एसे एंड कॉम्प्रहेंशन। अभी मैं थोड़ा सिलेबस वगैरह के बारे में बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, हु आर गिविंग दिस CDSE एंड CAPF फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाद में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे की अगर मैं बात करूँ, ये पेपर सेकंड की, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट A जहाँ पे हम ऐसे को देखते हैं, या तो उसे हिंदी में या इंग्लिश में तुम आप लिख सकते हो, 80 मार्क्स का होता है। अब वो किस पर बेस्ड होता है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है, यानी कि यूनेस्को हेरिटेज साइट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकती है कि भाई कैसे नेचर में जो लाइटनिंग होती है उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, या फिर जो फिनोमेना होते हैं नेचुरल डिजास्टर वाले होते हैं उनके लिए क्या तैयारी हो सकती है ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट इश्यू, एनालिटिक एबिलिटी, इन सब से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे ऐसे पूछे गए थे, जैसे कि विमेन का इंडक्शन होना इन द मिलिट्री, और उसके साथ साथ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में भी पूछा गया था। और रिसेंट 2023 में साइबर अटैक से रिलेटेड था, आपका इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड था, ठीक है ना, वेस्ट के बारे में था। तो कुछ ऐसे आपको टॉपिक दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट इश्यू, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हम पार्ट B पे चलते हैं, तो वहाँ पे कुछ इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपका हिंदी का रोल ख़त्म हो जाता है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 80 मार्क्स का आपको एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करनी होती हैं, इट इज़ कंपलसरी। जैसे कि कॉम्प्रहेंशन है, प्रिसाइज राइटिंग होती है, यानी कि आपको एक पूरा पैसेज दे दिया जाता है बहुत बड़ा, उसमें कम से कम ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं 4-5, उनमें से प्रिसाइज करके आपको 180 वर्ड का कुछ ऐसा होता है, तो उसमें से आपको उतने वर्ड में लिखने पड़ते हैं, यानी कि एक प्रॉपर बॉक्सेज में बना होता है, तो बॉक्सेज के थ्रू उनमें एक एक वर्ड डाल के लिखा जाता है, ठीक है ना, उसको प्रिसाइज किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें, प्रिसाइज राइटिंग हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया जिसमें अगेंस्ट एंड फॉर लिखा जाता है, सिंपल ग्रामर की कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब ये हमने सिलेबस को जाना कि भाई एक्चुअली में सिलेबस है क्या UPSC का, ठीक है ना, पेपर किस तरीके से होते हैं, एग्जामिनेशन की स्कीम्स क्या है, और उसके बाद हमने सिलेबस को देखा। यहाँ पे जनरल चीज़ें उन्होंने ऐसे करके दे रखी, ठीक है ना।
अब बात आती है कि इन सब चीज़ों के लिए हम तैयार कैसे रहें। प्लान फॉर जर्नी। इस जर्नी जो ये हमारी 6 से 7 महीने की जो ये जर्नी होती है, इस बार तो 6 से 7 महीने मिलेंगे आपको डेफिनेटली, तो इस जर्नी को प्लान कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है एम की। अपना एक एम बनाओ और उस पर टोटली फोकस करो। उसके अलावा जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उन सबको ब्लर कर दो, ठीक है ना। फोकस ऑन योर एम, ब्लर एवरीथिंग। तभी आप उस माइंडसेट से उस गोल को आपको देख पाओगे और उस जर्नी के लिए प्लान कर पाओगे। सेकंड थिंग इज स्ट्रेटजी। विदाउट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन इज सेमलेस। भाई जो भी चीज़ें तुम करते जा रहे हो, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस आज ऐसे मैंने मैथ पकड़ ली, आज मैंने जीके पकड़ लिया, आज मैंने इंग्लिश ले ली, फिर जीके को 4 दिन भूल गए, 4 दिन देखा ही नहीं। तो यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेटजी जो थी वो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। स्ट्रेटजी लेक ऑफ स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं। तो विदाउट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन इज एमलेस। अब हम बात करेंगे कोर्स, एग्जीक्यूशन, इन सारी चीज़ों को कैसे करें। तो भाई विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इज एमलेस। अगर आप स्ट्रेटजी आपने बना ली है लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड सेट में ध्यान रखनी है। ये आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई एक हमारा एम, स्ट्रेटजी, फिर स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन, और फिर हमको एवेल्युएशन विद PYQ एंड रिवीजन। दोस्तों रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको 1 महीने पहले, जैसे कि अगर आपका अप्रैल में पेपर है तो मार्च में ना आपको सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए कोर्स। गेटिंग लास्ट जो मंथ है और कहे तो 1.5 मंथ, यानी कि आपका 1.5 महीना इन्हीं सारी चीज़ों में जाना चाहिए कि भाई रिवाइज करना है और PYQ उसको देना है। नॉट मॉक टेस्ट, ओनली PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। बिकॉज PYQ से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। देखो आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो इतना खतरनाक था, इतने कंट्रीज लड़े, तो आप अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या कर दोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दोगे कि क्या रहा होगा। तो यही है PYQs कि हिस्ट्री इज़ द लिंक ऑफ फ्यूचर। इफ़ यू नो हिस्ट्री यू विल नो द फ्यूचर। तो तुम जब हिस्ट्री देखते हो कि भाई 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से 23, 22, तो इन सब में UPSC का ट्रेंड क्या है, UPSC पूछ क्या रहा है एक्चुअली में। जिस तरीके से जैसे हम देखें, अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल 2022 सेकंड से पहले पहले आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते थे, अगर 20-22 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन होते थे, ठीक है ना। अब लोग क्या करते थे, मॉडर्न हिस्ट्री करके चले गए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 5-6 छूट भी जाते हैं, 3-4 छूट भी जाते हैं तो। लेकिन 2022 के बाद क्या किया, ट्रेंड को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया UPSC ने, और मॉडर्न से किधर की तरफ ले आए, एंशिएंट की तरफ। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करोगे। इससे ये तो चलो ये एक सब्जेक्ट बेस्ड हो गई। अब मैं आपको और थोड़ा डीप ले जाता हूँ, जैसे कि हम बात करें ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में दोस्तों, बिकॉज आई एम ऑल्सो एजुकेटर ऑफ ज्योग्राफी ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म एंड कोचिंग सेंटर्स ऑल्सो, तो वहाँ पे मैं जब एनालाइज करता हूँ तो मैंने देखा कि 2022 से पहले पहले आपके फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे, जो कि 11th क्लास की दोनों NCERT से। उसके साथ साथ 12th क्लास की एक इंडिया एंड इकोनॉमी, उस इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी करके बुक है, उससे आते थे। लेकिन जो चेंज हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है, वो किधर चला गया अब, ह्यूमन ज्योग्राफी के फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरफ, ठीक है ना। जो किसकी बुक है, 12th क्लास की फर्स्ट बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन CAPF में आपके देखे गए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन CDS में आपके देखे गए। जो आपका इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी वो आया था ना, तो वो क्वेश्चन कहाँ से आया था, वो यहीं से आया था आपका। अगर आप CAPF की बात करेंगे तो आपका नॉर्थ अटलांटिक रूट वाला, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं बताऊँ तो एग्रीकल्चर वाला, सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर वाला, तो मोस्टली क्वेश्चंस अब इधर की तरफ क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। तो ये क्या है, एनालिसिस। अब ये एनालिसिस आया कहाँ से, इसका रूट क्या था, PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री इज द लिंक ऑफ फ्यूचर। अगर आप हिस्ट्री को जान लोगे कि भैया UPSC का माइंडसेट क्या है, UPSC प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से पूछता आ रहा है, इवन आप टॉपिक्स को बता दोगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो ही मत, ये वाला टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। गेट इट।
अब रेडी फॉर द एंड गेम। होता क्या है कि हम पढ़ते चले गए और मार्च जैसे ही आया हम डल होते चले जाते हैं कि यार 4-5 महीने जोरदार पढ़ाई की, अब तो 1 महीना रह गया, कैसे भी पेपर आ जाए जल्दी, थक गए पढ़ाई कर करके। दैट शुड नॉट बी, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि नो बैटल इज़ वर्थ फाइटिंग एक्सेप्ट द लास्ट वन। जब तक आप लास्ट वाली बैटल तक नहीं जाओगे तब तक आप किसी भी बैटल को जीत ही नहीं सकते और उस बैटल का कोई वर्थ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये नहीं करना है, हमें रेडी रहना है एंड गेम के लिए। गेटिंग, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि चलो हमने प्लान कर लिया जर्नी को, अब इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करें। जो सेकंड वाली चीज़ थी ना, हमने स्ट्रेटजी बना ली, अब हम एग्जीक्यूट कैसे करें, हाउ वी गेट देयर। तो एक तो मैं बोलूँगा आपको रोल ऑफ एनसीईआरटी, एक मैं बोलूँगा मैथ्स एंड पीवाई। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया, रेफरेंस बुक्स। ये वीडियो मोस्टली सीडीएस और सीएपीएफ वालों के लिए है, एनडीए वालों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी कम होती है, बिकॉज उनका पूरा फोकस्ड मैथ वाले पेपर पर होता है। गेट में उनको ज़्यादा स्कोर भी नहीं करना होता और वहाँ पे इंग्लिश भी होती है उनके लिए, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। और फिर उसमें 50 नंबर की साइंस भी होती है, 50 क्वेश्चंस की, अदर देन 50 फॉर जोग्राफी, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो ये प्राइमरली वीडियो फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए। तो रेफरेंस बुक्स और उसके बाद करंट इवेंट्स, ठीक है दोस्तों। अब करंट इवेंट्स, रेफरेंस बुक्स, ये तो चलो ठीक है, समझ आता है। मैप्स एंड पीवाईक्यूज का क्या करें कि रिलेट करो मैप्स को विद करंट इवेंट्स, कि जो जो करंट इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कि काकोवा डैम करके जो एनडीए में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो करंट इवेंट में था बिकॉज यूक्रेन वॉर की वजह से। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि पीवाईक्यूज का कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और कैसे पीवाईक्यूज को करंट इवेंट से रिलेट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था आपका, अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो सीडीएस में एक क्वेश्चन था आपका नटराज से, ठीक है ना। नटराज के बारे में उन्होंने पूछा होता है बिकॉज नटराज G20 में रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए थी, गेटिंग। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आसियान के बारे में पूछा गया था। अब करंट इवेंट्स ऐसा नहीं बचा कि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लें, सीधे सीधे आते हैं वही 10-11 क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी के कुछ करंट इवेंट्स, पॉलिटी, कुछ मिक्सअप होता है मिसलेनियस चीज़ों का, कि वो आपसे डीप नॉलेज चाहता है कि एक्चुअली में आसियान है क्या, एक्चुअली में नटराज क्या है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि ये करंट इवेंट से रिलेटेड है या हिस्ट्री से रिलेटेड है, अभी आपको लगा होगा कि ये एंसेंट हिस्ट्री से उठ के आया भाई, बट ऐसा नहीं है। एंसेंट हिस्ट्री में किस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कहीं ना कहीं नटराज किस में था, न्यूज़ में था। एक और एग्जांपल देता हूँ, सीडीएस के 2022 के पेपर को आप जब देखोगे, सॉरी सीडीएस 123 वाले पेपर को, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको गुड़ेम रंपा करके। जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो एक हिस्टोरिकल इवेंट्स करके एक वेबसाइट है, हिस्टोरिकल आर्काइव्स करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो वहाँ पे मैंने देखा जब सीडीएस के पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें गुड़ेम रंपा जो मूवमेंट्स था उसको ग्लोरीफाई किया गया था। तो ऐसे लिंक होती हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं बता सकता हूँ आपको, ईपीएफओ का एग्जाम हुआ, यूपीएससी ईपीएफओ, ठीक है ना। वहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन था चेन्नम्मा और कित्तूर करके, रानी कित्तूर एंड चेन्नम्मा करके, ठीक है दोस्तों। ये रानी चेन्नम्मा एंड कित्तूर का कर्नाटका में स्टैचू लगाया गया था और उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सीधे सीधे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिया गया है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लिंक कहाँ से होता है, हिस्टोरिकल इवेंट से। तो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहाँ पे देखो कि कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स बनी है तो कोई स्टैचू लगाया गया है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से वहाँ पे आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ बनती है, सिर्फ आपको वो न्यूज़ नहीं पढ़नी थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। गेटिंग, मेरा पॉइंट ये है। अब एनसीईआरटीज़ का रोल सब जानते हैं, एनसीईआरटीज़ का रोल होता है उनको पढ़ना कैसे, रीड बिटवीन द लाइन्स। भाई एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि ये कह क्या रहा है।
ज्योग्राफी में आप, हिस्ट्री में तो फिर भी कहानियों की तरह पढ़ सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में या पॉलिटी में आपको समझना पड़ता है कि ये लाइंस बोल क्या रही है भाई, इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू रीड टेबल्स एंड मैप्स। वहाँ पे बहुत सारी जगह पे टेबल्स दी हुई होती हैं, बहुत सारी जगह पे मैप्स दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। इवन इमेज आर समटाइम यूजफुल। जैसे आप साइंस में देखोगे तो साइंस के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको क्या दिखेगा, एक रिबन जलाई जाती है जिसमें वाइट फ्यूम निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, इस साल एनडीए में भी पूछा गया था। तो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी में आते रहते हैं। जैसे सीडीएस के इसी साल 2023 में एक क्वेश्चन आया था देवगढ़ करके, देवगढ़ टेम्पल। तो देवगढ़ का जो टेम्पल है वो इमेज में दिया गया है कि ये उत्तर प्रदेश में है। तो भाई ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये एनसीईआरटी में आपको रिलेट करनी पड़ेंगी, और रिलेट विद द करंट इश्यूज। करंट इवेंट से रिलेट करो, एक 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 इमेज को ध्यान से देखो, उसके नीचे लिखा क्या है, समझ में आया। बॉक्सेस, टेबल्स, मैप्स, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर्स पे होनी चाहिए। रीड बिटवीन द लाइन्स, और ये तो है, ये आपको अच्छे से तो पढ़ना ही है एनसीईआरटी, समझ आया। अब बात करते हैं कि चलो हमने ये सारी चीज़ देख ली, अब आते हैं बुक लिस्ट वाली चीज़ पर, जो बहुत सारे लोगों को ऐसी होता है कि सर एक्चुअली में पढ़ें क्या, गेटिंग। तो पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की, क्योंकि ये मैंने सब्जेक्ट इस तरीके से लगाई हुई है कि आपको सबसे पहले प्रेफरेंस ही इसको देनी है। नंबर 1 प्रेफरेंस, नंबर 2 प्रेफरेंस, नंबर 3 प्रेफरेंस, नंबर 4 प्रेफरेंस, और इनका मैं रीजन भी दूंगा, एक साइंटिफिक रीजन दूंगा आपके लिए। नीचे हम देखेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी तरीके से पीपीटी बनाई है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 11th की साइंस कर लो, 12th की साइंस कर लो। नो, आपको उनके पीछे भागना ही नहीं है। आपको क्या करना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी पकड़नी है, उसमें बिटवीन दी लाइंस आपको रीड करना है। हो सकता है मल्टीपल टाइम्स रीड करो, हो सकता है तो 2 डिजिट तक रीड करो। 2 डिजिट मतलब कि 10 टाइम्स, ठीक है ना। ये हालांकि चलो ओवर द पीरियड होता रहता है, टाइम के साथ साथ आप करोगे जब आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन शुरुआत है तो कम से कम 4 से 5 बार आपका पेपर तक रिवीजन हो जाना चाहिए साइंस का, गेटिंग। और मैं एनडीए वालों के लिए भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो भी इस चीज़ के मिथ में रहते हैं, कोचिंग्स वाले इस मिथ में रखते हैं कि यार फिजिक्स करना होता है, बायोलॉजी करना होता है, केमिस्ट्री करना होता है, 11th-12th लेवल का पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ 9th-10th का फिजिक्स बायोलॉजी जो भी है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो करना होता है। साइंस ओनली 9th-10th वाली आती है आपके लिए, नहीं आता 11th-12th का। अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन 11th-12th के आ भी रहे हैं 50 में से, या फिर सीडीएस वालों के लिए 30 में से 1 से 2 आ भी रहे हैं, तो क्या आप 11th-12th के लिए भागोगे? नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, 9th और 10th की ही एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करूँ, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे क्या हो सकते हैं फ़ायदे। कौन कौन से, एक आप एसएसबी पे टॉपिक्स पे कमांड बना रहे हैं, सीएपीएफ के पेपर 2 के लिए कमांड बना रहे हैं, तीसरा आपकी रीडिंग स्किल को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, चौथा आप इंग्लिश के पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों का इश्यू होता है कि सर इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ क्या है कि आप करंट इवेंट्स को रिलेट कर पा रहे हो, आईआर को पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हो, करंट इवेंट्स को पढ़ रहे हो, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं। तो न्यूज़पेपर के दोस्तों मल्टीपल फ़ायदे हैं, ठीक है ना। और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्किल के साथ साथ स्पीकिंग भी सुधरने लगेगी। बहुत सारे लोगों की वकैब की प्रॉब्लम होती है, सर वकैब नहीं होती, वकैब मैंने वहाँ से की थी, उस बुक से की थी, 300 कर ली, 500 कर ली। नहीं भाई, उनसे कुछ नहीं होगा। अगर उन 500 में से आपकी 3 वकैब भी नहीं आई तो क्या करोगे फिर? ऐसा नहीं होता। जब आप रीडिंग करते रहते हो तो देखोगे कि आप में अपने आप आपकी वकैब सुधरती चली जाती है, ठीक है ना। और साथ साथ नो एरर्स वाली बात भी आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नो एरर्स करने के लिए यार ग्रामर्स के रूल्स टिप पे होने चाहिए, ये वो, ठीक है, ग्रामर रूल्स करो, लेकिन जब आप देखोगे दोस्तों, जब आप पेपर में बैठते होंगे तो वहाँ पे जब नो एरर्स को देखते हैं तो वहाँ ध्यान ही नहीं आता कि कौन सा रूल इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है।
मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में साफ दिख जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं दिख पाता। तो वहाँ पे आपकी क्या काम आती है, रीडिंग स्किल। वहाँ पे आपको लग जाता है कि हाँ यार, ये पॉइंट जितना मैं रीडिंग करता हूँ उस हिसाब से ये पॉइंट फिट नहीं बैठा है इसमें। तो इस हिसाब से अब देखो कितने फ़ायदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से 8 फ़ायदे आपको किससे मिलेंगे, ओनली न्यूज़पेपर से। तो इसलिए न्यूज़पेपर इज़ इम्पोर्टेंट। अब जो बंदे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ते हैं, जिनको आदत है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको आदत नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद आपको हैबिट बन जाएगी और उसके बाद आप आसानी से पढ़ पाओ, ठीक है। कोई हल्की फुल्की बुक भी पढ़ सकते हो शुरू शुरू में, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। दोस्तों इसका थर्ड प्रेफरेंस देने का यही मतलब है, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि हर साल 20+ मार्क्स का आपको ज्योग्राफी देखने को मिलता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप होते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, ब्लू ग्रोथ हो गया, जो अभी CDS में पूछे गए थे, वो सारे भी ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी की अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 25, 22, 23 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा दोस्तों ईजी भी है, क्योंकि इसके लिए ना कोई रेफरेंस बुक है, सिर्फ NCERTs को समझो। और ह्यूमन ज्योग्राफी में तो सिर्फ आपको रटने वाली कुछ चीज़ें हैं, उनको याद करके ले जाओ। पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर है, आपका मिनरल्स हैं, उनको याद करके ले जाओ, आप नॉर्मली कर जाओगे। तो इसलिए ज्योग्राफी। उसके बाद आती है पॉलिटी। अब ज्योग्राफी के लिए क्या करना है आपको, 11th और 12th इनकी दो दो बुक्स आती हैं। 11th में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, 12th में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अंतर यह है, 11th में वो फिजिकल फंडामेंटल की बात करते हैं और यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पॉलिटी पर आएँ तो दोस्तों सदाबहार बुक लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, जिसको सब पढ़ते हैं, इसको ही पढ़ना है आपको। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है आपकी, और अच्छी कमांड होगी पॉलिटी पे, ठीक है ना। लेकिन कुछ सेलेक्टिव जो चैप्टर्स हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ थोड़े बहुत स्पीकर, जैसे कि प्रेसिडेंट, जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप पॉलिटी को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी हम ग्रुप में इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहते हैं और डालते रहते हैं कि विच वन इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट। उसके बाद आता है, मैंने ये हिस्ट्री को इतना लेट रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है कि क्वेश्चंस तो आपको इसमें से 20, 19, 18, 22 ऐसे करके मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है ना। आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा इसके लिए। वो सब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो कम हार्ड वर्क करना है, मतलब कम हार्ड वर्क करने के बाद मतलब आउटपुट बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, इनपुट कम दो आउटपुट बहुत ज़्यादा है। जबकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ नहीं है, उसका उल्टा है, आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो लेकिन मिलता कम है। जैसे आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस किसमें मिला है, उपेंद्र शर्मा नाम की एक बुक है, उनकी बुक है, ये जो हिस्टोरियन है। तो अब वो इतनी बल्कि बुक है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री में मेरे मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। मेरा स्कोर भी 53+ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना, उपेंद्र सिंह जैसी बल्कि बुक नहीं पकड़ना है, कोई भी बहुत ज़्यादा बल्कि बुक नहीं पढ़ना है। सिर्फ थीम करके 3 बुक्स आती हैं, थीम 1, थीम 2 और थीम 3, जो आपको किस में देखने को मिलेंगे, क्लास 12th में देखने को मिलती हैं। उनका रेफरेंस लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम का रेफरेंस लीजिए, स्पेक्ट्रम इज बेस्ट बुक एवर, ठीक है ना। और जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक और चीज़ आप थीम 1 के साथ साथ कर सकते हैं। देखो थीम की तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, जिस तरीके से NCERT, क्योंकि ये है ही NCERT। और स्पेक्ट्रम को भी आपको जो इसके 500 पेज है ना, इनिशिएट 500 पेज जो इनिशियल वाले हैं। उसके बाद 2-3 और चैप्टर्स हैं, जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड है एक चैप्टर आपकी प्रेस से रिलेटेड है, एक चैप्टर मूवमेंट से रिलेटेड है। उनको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन
फर्स्ट 500 पेज इज़ वेरी क्रुशियल, ठीक है ना। वहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक आप रेफरेंस ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लोग नेगलेक्ट कर देते हैं ये बोल के कि यार क्या पढ़ें इस बुक को, वो है ल्यूसेंट्स पब्लिकेशन। मैंने दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत सारे सोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो अब सारे सोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा, जैसे तमिलनाडु हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, ये भी पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अब आपको एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप सिर्फ कम रिसोर्सेज के साथ अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो उसके लिए थीम 1 और साथ साथ आप ल्यूसेंट्स का रेफरेंस ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको ग्रुप में भी डालता रहता था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनडी में मैंने देखा कि मास्की वाला आ गया था कि अशोका का जो नाम मेंशन है तो वो कहाँ पे है, तो मास्की गुर्जरा वगैरह जो हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ल्यूसेंट में रेफरेंस उनके दे रखे हैं। जैसे कि CAPF में आपसे पोट्री पूछी गई थी, OCP CBR करके, तो वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ल्यूसेंट्स में। तो ल्यूसेंट्स पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके साथ साथ थीम 1, इन दोनों का जो मिक्सअप है ये आपको एंशिएंट में कहीं ना कहीं अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको 7 से 8 क्वेश्चंस को टैकल करने में मदद करेगा। गेटिंग? स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है ही, थीम 3 मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और मेडविल के लिए थीम 2 है। थीम 2 में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि विजयनगर एम्पायर, जैसे कि आपका सूफी सेंट वाला, भक्ति मूवमेंट वाला, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, तो इसलिए करना ही है थीम वाली बुक्स तो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जिसको मोस्टली वैसे मैं बोलूँगा कि आप जो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और जिनको सिर्फ सिलेक्शन लेना, कोई AIR वगैरह पे ध्यान नहीं देना है भाई, तो वहाँ पे आप इंग्लिश के साथ साथ सिर्फ आप 2-3 सब्जेक्ट कर सकते हो, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स और ज्योग्राफी। इनको आपको करना ही नहीं है यार, हिस्ट्री वगैरह को, इकोनॉमिक्स वगैरह को क्यों करना। और जिनको अगर मार्क्स अच्छे लाने, 50+ मार्क्स या 45+ मार्क्स करने हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इकोनॉमिक्स में क्या है, एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके, ये है क्लास 12th। वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, आपका M1 M2 M3 M4 है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, डंपिंग है, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ साथ इकोनॉमिक्स का एक और चीज़ है कि इकोनॉमिक्स को करने के लिए आपको PYQs देखने पड़ेंगे कि भाई PYQs में पूछा क्या गया है। बहुत सारी PYQs की जो टर्म होती हैं उनको आप रिलेट कीजिए, उनको गूगल कीजिए, उनसे थोड़ा सीखिए कि ये बोल क्या रही है, इनका मतलब क्या है। चाहे वो उसका आंसर नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शंस में से मैंने क्या किया था, इकोनॉमिक्स के लिए 4 ऑप्शन है, तो उनमें से अगर ये वाला सही है तो इन तीनों के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर उसका आंसर डंपिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये दोनों हैं, जो क्राउडिंग इन है, क्राउडिंग आउट है, ये इसका क्या मतलब है, रेसेशन का क्या मतलब है। अगर आपसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पता है तो अगर वो आंसर है तो आपको वो भी याद होना चाहिए कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। गेटिंग? तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंडसेट में होने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी क्या करता है, PYQs का रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आज यहाँ से डंपिंग पूछा है पहले ऑप्शन से, तो तीसरे ऑप्शन से उठा के वो क्राउडिंग इन पूछ लेगा, क्राउडिंग आउट पूछ लेगा। समझ आया? तो ये है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हम चेहरा देखते हैं कि CDS 2023 का जो सेकंड पेपर हुआ है, सेकंड बार सितंबर वाला हुआ है, उसमें था क्या क्या। तो यहाँ कुछ इस हिसाब से मैंने पाई चार्ट बना हुआ है कि साइंस सबसे ज़्यादा एक वेटेज रखती है 30 क्वेश्चंस का, उसके बाद करंट अफेयर्स 21 का, उसके बाद ज्योग्राफी 23 का, उसके बाद हिस्ट्री 21 का, उसके बाद पॉलिटी 8 मार्क्स, उसके बाद मिसलेनियस 9 मार्क्स, और उसके बाद इकोनॉमिक्स 8 मार्क्स। एक आध मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये मार्क्स रहे, ठीक है ना। अब मिसलेनियस यहाँ पे अलग से जो मेंशन किया गया है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों कि जो आपको ना तो वो ऐसे लगेंगे कि यार इन्हें मैं पॉलिटी से रिलेट करूँ या इन्हें ज्योग्राफी से रिलेट करूँ या फिर करंट इवेंट से रिलेट करूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम मिसलेनियस की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आसियान के बारे में उन्होंने पूछा, तो आसियान आप किस चीज़ में लोगे, पॉलिटी में लोगे या किस चीज़ में लोगे, तो वो किस में आ जाते हैं, या तो आप करंट इवेंट्स भी ले सकते हो, क्योंकि करंट में आसियान के बारे में 12 अगस्त को आसियान मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन आसियान को उन्होंने डेप्थ में पूछा हुआ था।
तो कहीं ना कहीं आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जब पढ़ोगे उसको किससे रिलेट करोगे? करंट इवेंट से नहीं, ज्योग्राफी से हाँ कर सकते हो थोड़ा बहुत, करंट इवेंट से थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ जाएगा फिर? मिसलेनियस वाली कैटेगरी में जाता है। जैसे कि आपके एक क्वेश्चन आया था कि लॉन्च ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपका एक क्वेश्चन जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ आपको दिखता है कि भाई ये कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। समझ आया? ओके। इसके बाद कुछ ट्रेंड देखते हैं कि पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा था। ये तो हमने किसका देखा? ये हमने देखा 2023 का, कि साइंस 30 मार्क्स, करंट इवेंट्स इतने मार्क्स, तो ज्योग्राफी, साइंस और करंट इवेंट्स देख रहे हो। इसी हिसाब से मैंने उनको ऑर्डर में जमाया हुआ था, क्योंकि यहीं से आप दोस्तों देखोगे तो 30 20 50 50 20 73 मार्क्स बन रहे हैं, 73 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके ऑन एन एवरेज आपके 56 मार्क्स बनेंगे। और अगर आप इसमें से 15 से 18 गलत भी करके आते हो तो कितने क्वेश्चंस आपके मार्क्स घट जाएंगे? 6.1 एंड 4, यानी कि 41 मार्क्स ला रहे हो। दैट इज गुड स्कोर। समझ आया? तो ये है, इसीलिए आपको फोकस करना है जो मेजर मार्क्स की जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे उनका लाइन शेयर है, ठीक है ना, उनको आपको अच्छे तरीके से करना है। जैसे अगर हम 23 पिंक में है और ये लाइट पिंक में, ये डार्क पिंक में 22 एंड 21 कुछ ऐसे आपको स्काई कलर में मिलेगा। तो यहाँ देखिए साइंस का वही ऑन एन एवरेज 30 वाला रहता है। हिस्ट्री में देखिए एक टाइम पे हिस्ट्री थोड़ा कम होती थी, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के आते थे, एंसेंट वगैरह से देते नहीं थे, मेडवल से नहीं होता था। लेकिन अब हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता जा रहा है, ये 21 22 क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा अच्छा रहा है और अब भी अच्छा ही है। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली अच्छा वेटेज है पहले की तरह। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉलिटी एक टाइम पर 2021 में, 2022 में, यानी कि 15 से आपको 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। लेकिन एज ऑफ नाउ आप पॉलिटी का ग्राफ देखोगे तो 8 से 9 रह गए। पिछले 2 CDS की अगर मैं बात करूँ 2022 और 2023 की बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरा है। इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली 8 से 9 आपको देखने को मिलते हैं जो इन जनरल होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ के चीज़ों पर GS के पेपर में फोकस कर सकते हैं। तो जो वो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि साइंस ज्योग्राफी के मैप्स, करंट इवेंट्स, लोकेशंस, इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है ना। अगर आप हिस्ट्री पर जा रहे हो तो, नहीं तो आपका यहाँ तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आइडियल तो ये चीज़ कहती है, लेकिन अगर आपको और अच्छे करना है, जैसे कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज OTA में उनके लिए जगह बहुत कम होती है, 16 जगह होती हैं, तो वहाँ पे उनको फाइट करना होता है। तो GK में ऑन एन एवरेज आपको 45 मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप 70 इंग्लिश में करोगे और 45, तब जाके आपका अच्छा स्कोर 115 के करीब बनता है। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह को करना। आपके लिए बुक लिस्ट मैंने पहले भी बता दी है, यहाँ पे एक बार और मैं आपके लिए बता देता हूँ। क्लास 9 10th साइंस, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 12th, हिस्ट्री के लिए क्लास 12th, स्पेक्ट्रम एंड ल्यूसेंट्स, ठीक है ना। क्लास 12th की थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। जिनको ज्योग्राफी की 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं, क्लास 6 का रेफरेंस ले सकते हैं। क्लास 6 को पढ़ सकते हैं, 7th को पढ़ सकते हैं, फिर ऐसे कर करके आगे आप सीधा 11th पर जंप कर सकते हैं 6 7 पढ़ के, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिस दे रखा है। 8th 9th 10th पर मत जाइएगा, भले ही सीधा फिर आप जंप कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी के लिए। अब आगे वही इकोनॉमिक्स के लक्ष्मीकांत। हाँ, एक और चीज़ की ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है पॉलिटी के लिए, जिसमें लक्ष्मीकांत के ही रेफरेंस के क्वेश्चंस दिए होते हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है, जिसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे UPSC लेवल के। तो लगता है कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स टर्म्स जो आती हैं आपके PYQs में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको गूगल कीजिए। बुक्स में देखिए, क्लास 12th की एक बुक भी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके, उसको भी आप पढ़िए, ठीक है ना। करंट इवेंट्स के लिए न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, जो भी
प्रोवाइड करते हैं चैनल्स। उसके बाद कुछ वाईटी चैनल्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम कोर्स नहीं ले रहे, इतने पैसे नहीं है या जो भी है, आप कुछ वाईटी चैनल्स का नाम यहाँ पे बता दीजिए। तो अगर मैं यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम वगैरह या फिर एनसीईआरटीज़ के पढ़ने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है जो मैंने भी और जो ग्रुप एडमिन सचिन ने भी, हम दोनों ने फॉलो किया था, जिसका नाम है हर्षित द्विवेदी। 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं उनके। तो दोस्तों ये चैनल इतना अच्छा है ना, एनसीईआरटी जिन्होंने 6th से लेकर 12th तक पूरी कवर कराई हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत का आपको 255 पूरे एपिसोड देखने को मिलेंगे। सॉरी एपिसोड ना, मतलब वीडियोस देखने को मिलेंगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो बहुत अच्छा क्वालिटी कोर्स है दोस्तों, इतना अच्छा आपको पढ़ाने में, मतलब आपको कोर्स में भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको इस प्लेलिस्ट में मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। आपका एक लगाव हो जाएगा, आपको सबसे पहले बल्कि तो लगेगा थोड़ा कि यार थोड़ा बल्कि है पढ़ना, लेकिन आप धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्होंने खुद सीएसई की तैयारी की हुई थी, ठीक है ना। इवन आई थिंक IRS है शायद। तो बहुत अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं वो पॉलिटी में, बहुत सारी चीज़ों को, सिंपल मेजॉरिटी और जो भी है आपकी मेजॉरिटी को लेके, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको करंट इवेंट से भी रिलेट करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इवेंट से भी रिलेट करते हैं, जैसे कि एंग्लो मैसूर वॉर में नेपोलियन का जिक्र आता है, तो उसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि भाई नेपोलियन एंग्लो मैसूर वॉर में आ कैसे गए, इसकी एंट्री कैसे हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, वर्ल्ड इवेंट्स को हिस्टोरिक जो इवेंट है उनसे रिलेट कर करके बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ चैनल्स का नाम लूँगा, जैसे कि आपके CDS जर्नी करके हैं, है ना। CDS के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है करंट इवेंट्स के लिए, ठीक है ना। वाईटी चैनल पे आप करंट्स पढ़ सकते हो, या फिर इनका एक एक महीने का जो एक क्लास में पॉलिटी ख़त्म या ज्योग्राफी ख़त्म कुछ ऐसे करके जो वीडियोज आती हैं उनको आप देख सकते हो। लेकिन वो उनके लिए हैं दोस्तों जो आपने ये सारी जो मेहनत है वो कर चुके हैं 6 से 7 महीने में, तब उनकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद डिजायर टू लर्न करके भी है, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, करंट इवेंट्स के लिए बहुत अच्छा चैनल है। और इनसाइट SSB करके है। तो बहुत सारे चैनल्स दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं होती भाई, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, रेफरेंसेज हैं, उन्हीं से हो जाता है। और बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। अब जैसे कोविड आया है तो हमने बुक्स वगैरह पढ़ना ही छोड़ दिया है, हम किस पे रिलाई हो गए, कोर्सेज पे, यूट्यूब पे। लेकिन नहीं, बुक्स अल्टीमेट रिजॉर्ट है। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि स्टेट इमरजेंसी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, तो उसी तरीके से भाई UPSC अगर क्रैक करना है तो फॉर क्रैकिंग UPSC बुक्स आर द अल्टीमेट रिजॉर्ट, ठीक है ना। अब लास्ट चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ को लेकर डाउट रहता है कि भाई कितने मार्क्स लाएं, कितनी पढ़ाई करें। तो देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछले CDS की जो कट ऑफ थी 2022 की, वो IME की 126 और OTA की 98। आप यहाँ देखना, एक चीज़ नोटिस करते चलना, यहाँ पे 100, 120, 2021 में 102, 21 में 107। इट वॉज हाइएस्ट एवर कट ऑफ, ठीक है ना, जो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। तो अगर मैं इन चीज़ों को बताऊं कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि समय के साथ साथ कट ऑफ घट रही है, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि समय के साथ साथ कट ऑफ बढ़ती जाती है। भाई अब ये उल्टा कैसे हो रहा है? बिकॉज दोस्तों मोस्टली जो कट ऑफ होती है वो डिसाइड होती है आपके हार्डनेस ऑफ पेपर पर, टफनेस ऑफ पेपर, ठीक है ना, कि पेपर कितना टफ था। क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज तो उतनी निकलती हैं, पेपर भी उतनी बच्चे पास करते हैं, 6000 के समथिंग, वैकेंसीज भी आपकी उतनी ही होती हैं, 385 जितनी भी होती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कट ऑफ की? कट ऑफ ऊपर नीचे कहाँ होती है? टफनेस ऑफ पेपर, कि भाई पेपर कितना टफ हो रहा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाला पेपर इतना ईजी था कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और इसी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 32 मार्क्स गेन किए थे GS में। इवन मैंने ना पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, ना कोई भी ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी थी, ना ज्योग्राफी के लिए कुछ, बस अपने बेसिक से
समझ रहे हो? क्योंकि इवन दो मेरी एनसीईआरटी पहले से अच्छी थी एकेडमिक से ही, तो वहाँ पे 32 स्कोर कर दिया, जबकि बच्चों को इतना स्कोर आज करने में बड़ी परेशानी आती है। लेकिन आप पेपर का लेवल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 107 कट ऑफ थी, है ना? उसी हिसाब से आप इंग्लिश का इतना हलवा पेपर आया था, तो ऐसे ही पेपर किसी का टफ हो जाता है। इंग्लिश अच्छा आएगा, जीएस टफ हो जाएगा, मैथ भी टफ था इस बार। तो कट ऑफ समवेयर आपकी दोस्तों 95 से 105 के अराउंड घूमती रहती है। आप इनके बीच मार्क्स लाइए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनके बीच लाइए, आप 105 से प्लस मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, जितना हो उतना। 110 को आप एक बार मानिए कि यहाँ भाई अगर मैं इतने 110 ला सकता हूँ तो फिर मेरे को कोई कट ऑफ डिफीट नहीं करेंगे। आपके घट के 105 भी रह रहे, 107 रह रहे, 103 रह रहे, यू आर सेफ, ठीक है ना? तो आपके माइंड सेट में क्या होना चाहिए? 110, ठीक है, जो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 65, यहाँ पे 45 इंग्लिश में, मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूँ इन सब चीज़ों की, और यहाँ पे जीके में ठीक ठाक लेके चल रहा हूँ, और इतनी ला सकते हो दोस्तों। मैं हर बार 40 प्लस लेके आया हूँ, सचिन 40 प्लस लेके आया, और हमारे कोई अलग से रिसोर्स नहीं रहे, हमने कोई कोर्स नहीं लिया किसी का, यही रिसोर्स रहे थे जो मैंने आपको आज बताई है। अब पूरी चीज़ें सच हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो 2020, 2021 और 2022, यहाँ देखिए इसकी कट ऑफ 117, यहाँ पे आप देखोगे 138, यहाँ पे आप देखोगे 135। अब ये चेंज क्यों है? क्योंकि टफनेस ऑफ पेपर अगेन, क्योंकि जो CAPF 2022 का जो पेपर था उसकी टफनेस बहुत कम थी, समझ पा रहे? तो यहाँ पे बच्चों ने 135, 130 प्लस वो किए थे, मार्क्स किए थे, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम देखने को आपको मिली है। यहाँ पे आपको कट ऑफ अच्छी खासी मिली है, तभी तो पहले कहते थे कि यार CAPF का पेपर थोड़ा टफ होता है CDS की तुलना में। लेकिन आज आप देखोगे तो CDS बहुत टफ है CAPF की तुलना में। आप क्वेश्चन उठा के देख लिए ना, मैं बिलीव मी कि आपको CDS आपको टफ लगने लगेगा CAPF से, समझ पा रहे हो? तो ये है, ये आपके लिए लास्ट मैसेज है। बिलीव इन योर इनफाइनाइट पोटेंशियल, योर ओनली लिमिट्स आर दोज यू सेट अपॉन योर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।